प्रोग्राम टेढ़ी बात में दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही में सबसे शीर्ष स्तर के अधिकारियों के बीच जो घमासान एक मचा हुआ है, उस पर एक खास बातचीत लेकर इस वक्त टेढ़ी बात के मंच से दोबारा हाजिर हूं। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के मुख्य सचिव श्री SC चौधरी साहब हैं, जो कि इस पूरे विवाद की कहीं ना कहीं सेंटर में भी नजर आ रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो टेढ़ी बात के कार्यक्रम में। चौधरी साहब, सबसे पहले इस मैं से दुर्भाग्यपूर्ण पूरा एपिसोड कहूंगा, हमें बात करने का मौका मिला उस अधिकारी से भी जिन्होंने कि आप पर तमाम किस्म के आरोप लगाए। आप यहां तक कहा गया कि क्योंकि आप खुद RTS कमिश्नर बनना चाहते हैं, तो शायद इस कारण आपने बहुत जल्दबाजी में, एक आनन फानन में इन इन नियुक्तियों को या इस ओथ टेकिंग प्रोसीजर को, सेरेमनी को होने दिया। प्रोसीजर लैब्स का अधिकारी विरोध कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपने उनको नजरअंदाज किया। प्रमुखता यही मुद्दा है, मैं समझूं क्या यही मुद्दा है कि जल्दबाजी में या किसी किस्म की इन स्टेट ऑफ हेस्ट और हरी जो स्टेप्स उठाए गए, उसके कारण ही आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर आपके और कासनी साहब के बीच में चल रहा है? पहले तो आपने शब्द घमासान इस्तेमाल किया है, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा। प्रदीप कासनी जी ने, मुझे पता लगा, आज मैं दिन में टेलीविज़न देख नहीं पाया, शाम को मुझे टेलीफोन गया कि आज दिन भर टेलीविज़न पर यही चर्चा चलती रही। कोई मैंने SMS किया था और उसके बारे में उनको थोड़ी तकलीफ़ हुई, वो ही वेंट टू मीडिया। तो जैसे मुझे पता लगा, कोई 4:30 बजे के आसपास मैंने एक दूसरा SMS कर दिया। मेरे पुराने मित्र हैं और दैट इज़ माई स्टाइल, मैं लोगों से मजाक करता रहता हूँ। तो मैंने एक मजाकिया तौर के ऊपर एक SMS उनको 4-5 किए। मैंने उनको नया सेलिब्रिटी स्टेटस है उसके ऊपर मुबारकबाद दी, और मीडिया के टेंशन में बने हुए, मीडिया के डार्लिंग बने हुए, उसके ऊपर मुबारकबाद दी। मैंने इस बात से भी उनको गुड विशेष दी कि भविष्य में जो आपके बचे हुए कुछ एक साल हैं, 4-5, वो भी अच्छे बीते हैं, अच्छी पोस्टिंग पे बीते हैं। और आखिर में कुछ मैंने शब्द ऐसे इस्तेमाल किए, शायद उनको बुरे लगे। वो कह रहे थे हर चीज में टॉन्ट था, टॉन्ट किया हमने उनको। नहीं टॉन्ट, जैसे टीचर कहते हैं पंजाबी में शब्द होता है टीचर, यू एज ए पंजाबी वुड नो, लेकिन वो टॉन्टिंग तरीके से था और बाद में इंटिमिडेटिंग और थ्रेटनिंग होता गया वो सारा जो SMS का वो जो शब्द जिसपे उनको बुरा लगा, बाद में मुझे लगा कि यार वैसे तो हम लोग मजाक में करते रहते लोग बात, बट अगर उनको बुरा लगा है तो मैंने फिर 4:30 बजे आज मैसेज किया। उसमें मैंने स्पष्ट तौर पे लिखा कि अगर मेरे मैसेज से आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं आई रिग्रेट माई वर्ड्स। और उसके बाद मैंने ये भी लिखा कि आई एम कॉलिंग यू। उसके बाद मैंने 4-5 बार टेलीफोन किया, बट उन्होंने मेरे टेलीफोन का जवाब नहीं दिया। इन एनी वे, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, इज़ माई डियर कॉलीग। हमारी ना पहले दुश्मनी थी, ना आज है, ना फिर कभी होगी। कि आपका बड़प्पन ही मुझे लगता है कि मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी अपने जूनियर सेक्रेटरी को इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, आप उसे अन्य छोटे भाई की तरह बता रहे हैं। क्या कारण, आप कितने लीनियंट क्यों हैं? आप सख्ती भी कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, अगर आपको लगता है कि आप इस पूरे मुद्दे पर एक सही पोजीशन लिए हुए हैं एज ए चीफ सेक्रेटरी, और उनको आपकी बातों को मानना चाहिए। ऐसे पहले मौके आए जबकि इस पूरी ओथ एडमिनिस्ट्रिंग जो प्रोसीजर से पहले या सेरेमनी से पहले आपके फोनों को तब भी नहीं अटेंड किया गया उनके द्वारा, इस किस्म की भी बातें अंदर व्यक्ति की बात अलग है। जब ओथ सेरेमनी का निर्णय हो चुका था, 1:30 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया था कि ओथ लेनी, और ये पहले से डिसाइडेड था। रात को मैंने इनसे कहा भी वो फाइल तैयार कर लीजिए, फाइल मेरे पास भिजवा दीजिए, और जो कुछ लेटर्स ही मेरे पास हैं, रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो गए, और ये इसको रिकॉर्ड पे लाना है। तो सवेरे 7, सवा 7 बजे इन्होंने ये फाइल मेरे पास भेज दी, और उसमें कुछ इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा रखे थे। वो आप सब मीडिया ने देखे हैं, सब ने पढ़े हुए हैं, तो उसके बारे में और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे लगा कि ये बात उचित नहीं है। मैंने अंडर सेक्रेटरी को बुलाया और अपॉइंटमेंट लेटर जिनके आ चुके थे, तो इकट्ठे कुछ मेरे दफ्तर में दे गए थे, कुछ मेरे कैंप ऑफिस में दे गए थे, उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए, टेलीफोनिकली इतला की गई, और 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री महोदय ने उनको शपथ दिला दी। जिनके कागजात मुकम्मल थे, खाली उन्हीं को शपथ दिलाई गई। जो भी अधिकारी जिन्होंने शपथ ली, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था या सेवानिवृत्ति लेनी थी। कासनी साहब का ये कहना कि इस्तीफे हुए नहीं थे, पूरी औपचारिकताएं जो होनी थी, कुछ अंडरटेकिंग्स लेनी थी, वो ली नहीं गई थी, लेकिन आनंद फानन में जल्दबाजी, क्योंकि गवर्नर का एक चेंज ऑफ गार्ड एक राजभवन में होने को नजर आ रहा था, तो इस कारण से आनंद फानन में इन सब चीजों को एक्सपेडाइट किया गया, और वो एक्सपेडाइट किया गया प्रोसीजरल लैप्सेस की कीमत पर। नहीं, ये प्रोसेस चल रहा था पिछली फरवरी के महीने से। फरवरी में राइट टू सर्विस कमीशन के लिए पहले पोस्ट एडवर्टाइज की गई, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसकी वजह से मामला स्थगित हो गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, उसके बाद दोबारा प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले एडवर्टाइजमेंट दिया गया दोनों कमीशन के कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब जब ये इनके राइट टू फूड कमीशन है, जैसे जब इसके रूल फाइनल हो गए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दिया गया।
जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक वैकेंसी क्रिएट नहीं होती। जैसे ही कानून मुकम्मल हुआ वो कर दिया। इस तरह राइट टू सर्विस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करना था, विधानसभा में किया गया मार्च के सत्र में, और मार्च के सत्र के बाद उसको प्रोसेस शुरू कर दिया गया। तो ये प्रोसेस तो फरवरी से चल रहा है राइट टू सर्विस कमीशन के बारे में, और बाकी कमीशन के बारे में बाद में जब भी नियम पूरे हो गए राइट टू वोट कमीशन के, और जो राइट टू सर्विस कमीशन राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में प्रक्रिया 1-1.5 महीना पहले शुरू हो गई। एप्लीकेशंस मंगवाई गई, स्क्रूटनी कमेटी की बैठक हुई, सर्च कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद स्टैट्यूटरी कमेटी की बैठक हुई 15 दिन बाद, और उसके बाद राज्यपाल महोदय को केस भेजा गया। एक जो तकनीकी या टेक्निकलिटी को कासनी साहब बार बार कोट करते हैं वो ये कहते हैं कि ओथ करवा दिया गया, लेकिन ओथ होने के वक्त तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था थ्रू द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर। ये चीज लगातार कोट की जा रही है क्योंकि अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई। इज इट अ फैक्ट कि ओथ बिना अपॉइंटमेंट के हो गया? जल्दबाजी? नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर सबको जारी किए गए थे। जारी किए गए थे। तो फिर एतराज ये क्यों परिस्थिति बनी? कासनी साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उस डिपार्टमेंट के जिनके पूरी जिम्मेवारी थी, और आपने उनके नोट को कहा जाता है आपने ओवररूल किया, उनका एतराज था। कासनी साहब ने फाइल सुबह 7 बजे मेरे घर भेज दी। उनके नोटिस में ही नहीं था कि इस समय ये कितने रेजिग्नेशन लेटर मेरे पास आ चुके जी। और अगर पता होता तो मेरे शायद ऐसी बात नहीं लिखते। और देखिए कुछ लोगों की ओथ अब भी बाकी, जिनको नहीं दिलाए गए, जो जिन लोगों के इस्तीफे नहीं हुए या जिन लोगों ने अभी तक अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लिया या फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, उनकी ओथ नहीं हुई। जनरल क्या नाम है, जनरल टोंक हैं, उन्होंने कल आके फॉर्मेलिटी पूरी की। कल उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया, और जब भी शपथ ग्रहण समारोह होगा वो शपथ ले लेंगे। जनरल नरूला की सिलेक्शन हुई, अब तक सर्विस में है, वो इस्तीफा नहीं दिया, उनको ओथ कैसे दिला सकते थे? यशपाल जी हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के, उन्होंने भी अपना जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो होगा तो वो ओथ ले लेंगे। तो जिन लोगों के बारे में अगर हमें जल्दी होती तो सबसे पहले तो मैं अपनी ओथ करवाता। मेरे तो रिटायरमेंट के 2 दिन बचे हुए थे। अगर कोई हबड़ा तबड़ी की बात थी और जैसा वो आरोप लगाने कि मैं प्रत्याशी था खुद पद का, ठीक है, प्रत्याशी मैंने अप्लाई नहीं किया था, स्टैट्यूटरी कमेटी ने मेरे को ठीक समझा, मेरा नाम रिकमेंड किया, गवर्नर महोदय ने अप्रूव कर दिया, बट आई वाज इन नो हरी। अगर इस तरह की बात होती तो सबसे पहले मैं स्वयं ओथ लेता। उसमें स्पष्ट है कि जिनकी प्रक्रिया पूरी हो गई थी उन्हीं को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए और उन्हीं को ओथ दिलवाई गई। लेकिन ऐसे टकराव अमूमन ब्यूरोक्रेसी में अनप्रेसिडेंटेड से नजर आते हैं, अभूतपूर्व, प्रत्याशित सा लगता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने कजल्स उठा लिए और अपने चीफ सेक्रेटरी तो इस तरीके की इंटिमिडेशन तक की बात करा। क्या आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कहानी है? क्योंकि उनकी तरफ से तो बहुत बातें आई हैं, आप पर निजी अटेम्प्ट भी किया गया है, आप पर निजी वार भी किया है, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि आपने उनको धमकाया, आप आर्टिस्ट कमिश्नर चीफ कमिश्नर जल्दी बनना चाहते थे। ये सब निजी आक्षेप हैं जो कि शायद होने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन हुए। मैंने जैसे अर्ज किया कि अगर मुझे जल्दी होती तो मैं सबसे पहले ओथ लेता। आई एम वेटिंग फॉर माई रिटायरमेंट। 31 जुलाई के बाद जब भी मुख्यमंत्री महोदय को सुविधा होगी तब मैं ओथ ले लूँगा, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। और ना मैंने इसमें एप्लीकेशन दी थी, ये तो उन्होंने ठीक समझा, स्टैट्यूटरी कमेटी ने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। और जहाँ तक इसमें व्यक्तिगत आक्षेप की बात है, जो आपस में हमारे SMS का आदान प्रदान हो, उसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ। मैं अपना खेद व्यक्त कर चुका हूँ। उनको अगर कोई तकलीफ हुई है तो मैं तो उनके घर जाके उनको पुचकारने को तैयार हूँ। छोटा भाई है मेरा। पहले पुचकारा होता तो शायद ये नौबत ना आती। नहीं, मुझे तो तकलीफ इस बात की है कि अगर वो मेरे साथ थे पहले आके बात कर लेते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। सीधे मीडिया के पास चले जाना, यानी आपस की बात, कोई झगड़ा घर में होता है तो ये नहीं कि पहले जाके पड़ोसियों के इत्तला कर। उनसे ये पूछने का हमें मौका मिला। उनका ये कहना था कि कुछ लोग जो अपने पॉलिटिकल बॉसेस के यस मैन होते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी साहब की भूमिका, क्योंकि वो एक अच्छा उनको ओहदा मिलने वाला, और अखबारों में भी उनके बयान आए हैं कि एक प्लायबल ब्यूरोक्रेट्स की श्रेणी में उन्होंने आपका नाम लिया। और अगर उन्होंने आपको कोई चीज पॉइंट आउट करानी भी चाहिए कि भाई साहब ये एक प्रोसीजरल लैप्स है, हमें इसको पूरा करना चाहिए, हमें अपने कागजों का खाता पूरा करना चाहिए, तो आपने उसको नजरअंदाज सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप नो मैन नहीं बनना चाहते थे, इस यस मैन की दौड़ में अपने आप को आगे रखना चाहते थे। ये उनका आरोप है। हाँ, नहीं कोई नाजायज बात आरोप लगाता है, उसका कोई तथ्य उस तथ्यों पर आधारित नहीं है जी। उन्होंने जब नोट लिखा तो शायद उनके नोटिस में नहीं था, कुछ इस्तीफे ऑलरेडी मेरे पास आ चुके थे, मेरे कैंप हाउस में डिलीवर कर चुके थे, खुद व्यक्तिगत तौर पे ये लोग आकर कर चुके थे। दूसरी बात यह कि इस्तीफे का जो प्रोसेस है अलग अलग जगह होता है।
अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स था। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जैसे एक प्रोसेस हुआ केस, एक होम डिपार्टमेंट से हुआ, एक सर्विसेज ब्रांच में हुआ, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। तो सारा प्रोसेस 25-26 के आसपास कंप्लीट होते होते सबको चिट्ठियां जारी हुई, और चिट्ठियां जब मेरे को प्राप्त हो गई, मेरे दफ्तर में प्राप्त हो गई, मेरे कैंप ऑफिस में आई, कुछ मेरे ऑफिस में आई, कुछ व्यक्तिगत तौर पे कैंडिडेट्स आके मुझे दे गए, और हमने जब उसको सारा मिलान किया और सबको चेक करने के बाद शायद सब कैंडिडेट्स को बुला रखा था हमने। एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास के ऊपर ये कई लोग कह रहे थे, मैंने टीवी के ऊपर सुना, जी जी, कि फाइलें डायरेक्टली वहाँ मंगाई जा रही थी, डॉक्यूमेंट्स आप कह रहे हैं कैंप ऑफिस मंगाए जा रहे थे। कैंप ऑफिस में मंगाया गया था। नहीं ये जो वहाँ ये देखिए 2 कोठियाँ हैं, और पहली बात तो मुख्यमंत्री का निवास भी एक सरकारी बिल्डिंग है, कोई प्राइवेट घर नहीं है श्री भूपेंद्र सिंह। इट्स ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, इट्स ऑफिशियल वो रेजिडेंस। वहाँ पे डील कर सकते हैं वहाँ फाइल्स पे को। ऑफिशियल मीटिंग कई होती हैं, फाइलें भी डील की जाती हैं। जो मिस्टर चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ था, इसी कोठी में बैठ के निर्णय किया करते थे। रात के 10-11 बजे काम शुरू किया करते थे वो, और रात के 1-2 बजे तक चलता रहता था, उसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात है कि साथ फिलहाल भी सारा प्रोसेस हुआ कैंप ऑफिस में हुआ है। कैंप ऑफिस जो है उनके निवास स्थान का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी सुविधा के लिए, जनता से मिलने के लिए एक अलग से कार्यालय बना रखा है, और उसमें वो लोगों से भी मिलते हैं, अपना सरकारी काम भी निपटाते हैं। वहीं पर ये प्रोसेस पूरा किया गया और वहीं पे ओथ दिलवाई गई। कल को ये है कि साहब नए राज्यपाल ने राजभवन तो राज्यपाल का निवास है जी, बाकी सारी ओथ वहाँ होती है, उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? राज्यपाल के निवास के ऊपर एक हिस्सा ऑफिशियल काम के लिए उनका दफ्तर भी है, जहाँ लोग मिलने जाते हैं राज्यपाल महोदय से, उसी दफ्तर में मिलते हैं, उसी हॉल में शपथ होती है। बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स तो एक राजभवन का हिस्सा है, जो राज्यपाल महोदय का निजी आवास स्थान है। तो अगर ऐसी बात की जाए तो उस पर भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लेकिन एक विचित्र बात नहीं थी कि जब ये सब कुछ हो रहा था, आप कह रहे हैं कि रेजिग्नेशंस हो गए, जो औपचारिकता थी वो पूरी की जा रही थी और कैंप ऑफिस में सब हो रहा था, तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी या सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिनके नाम से प्राइमरली ये इश्तिहार जारी किए गए थे, क्या उनको लूप में नहीं रखा गया किन्हीं कारणों से, या आपको या किसी को लगा कि शायद एक नेगेटिव एलिमेंट है उस डिपार्टमेंट में जो उनको पता ही नहीं था? और अगर आज वो इतनी बातें कर रहे हैं और अगर आप जो बात कह रहे हैं वो सत्य है, तो ऐसी परिस्थितियों में तो लग रहा है कि सारी बात उनकी मिसप्लेस्ड है, सिर्फ जानकारी या सूचना के अभाव के चलते। तो क्या कारण था कि उनको लूप में नहीं लिया गया? देखिए, मेरे पास इसमें कॉल रिकॉर्ड नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। कॉल रिकॉर्ड 1 साल तक वैलिड रहता है। आप जाके टेलीफोन डिपार्टमेंट में कॉल रिकॉर्ड देख कर लीजिए कि 26 की रात को मैंने कितनी बार टेलीफोन किया इनको, 27 की मॉर्निंग में मैंने कितनी बार टेलीफोन किया है। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई कॉल। सिंस ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू माई कॉल, देन उसके बाद व्हाट इज द पॉइंट इन एसोसिएटिंग हिम विद द एंटायर प्रोसेस। ठीक है। एक व्यक्ति बायस होकर सवेरे 7 बजे लिख के भेज देता है विदाउट नोइंग एनीथिंग कि लोगों ने रिजाइन नहीं किया है, और एक गलत बात उसमें लिखी कि स्टैट्यूटरी कमेटी की मीटिंग के दिन ये लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे थे। इसका मतलब किसी ने अप्लाई करना हो, मान लीजिए सरमन सिंह अप्लाई करते तो पहले आई से इस्तीफा देते, उसके बाद एप्लीकेशन डालते, यही मतलब हुआ। जी, और मान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता तो वो वहाँ से भी गए थे। वो कहते ना घर के रहे ना घाट के। जी, तो वो तो फिर इंटेंशन है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने आपके चैनल के उसमें पैनल डिस्कशन में कल कहा था कि ये जितनी डिस्क्वालिफिकेशन है पोस्ट रिटायरमेंट लागू होती है, मतलब पोस्ट अपॉइंटमेंट लागू होती है। तो अपॉइंटमेंट के बाद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा था। तो ये टेक्निकली आप साउंड फुटिंग पे हैं, ये पूरा फैसला। और दूसरी बात और है, एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, सर्च कमेटी की मीटिंग हुई, स्टैट्यूटरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, सारे प्रोसीडिंग्स इनकी ड्राफ्ट की हुई है खुद टाइप करके। उसके बाद जो प्रपोजल पुटअप किया है ये भी इनका पुटअप किया है, और तब 23 तारीख की बात है, शायद 23 जुलाई का जब इन्होंने प्रस्ताव पुटअप किया, तो जो बातें आज ये कह रहे हैं उसमें इनका कोई जिक्र नहीं। जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड कर रही स्टैट्यूटरी कमेटी की, उस वक्त जब ये फ्लैग करना चाहिए था इशू, तब ऑफिशियली स्टैट्यूटरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसमें ये मौजूद थे, उसके प्रोसीडिंग्स में इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, मेरे ऑफिस में मेरे कंप्यूटर में बैठ के रिकॉर्ड किए हैं। अगर मतलब इनको इतना ही था, सिद्धांत की बात थी, तो उस समय रिकॉर्ड करते, कौन रोकता था इनको? या फिर अपनी नोटिंग में लाते। नोटिंग तो इनकी अपनी लिखी हुई है और दस्तखत भी इनके हैं। आज ये कहें तो मुझे तो नेचुरली इट सीम्स टू बी सम अदर मोटिव। इसी मोटिव के बारे में बात भी करने हैं, क्योंकि जिस नोटिंग का जिक्र हो रहा है उस नोटिंग के संदर्भ में भी कुछ
संशय खड़े किए गए हैं, कुछ उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और नोटिंग में कुछ कांट छांट हुई, कुछ यहां तक कहा गया कि क्रिमिनल लेवल पे उसमें एक फोर्जिंग या फोर्जरी करने का प्रयास किया गया है। इस किस्म के आरोप खुद कासनी साहब के आपने भी सुने हैं। तो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद टेढ़ी बात की हमारी बातचीत एससी चौधरी साहब हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ जारी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस आइएगा, हम यही आपके साथ टेढ़ी बात के एक मंच से जुटे हुए हैं।